जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल रघु जीएस एकेडमी में। फ्रेंड, जैसे हम लोग को पता है कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम का समय है बहुत ही कम बच चुका है, यानी कि एक मंथ से भी कम समय है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करें कि इस चैनल के ऊपर लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो एक प्रैक्टिस सेट यानी कि लगभग 50 क्वेश्चन के बराबर हो रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा, क्योंकि इससे हमारा बहुत अधिक क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने मुद्दे पर बात करेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूछ रहा है, तुजु दारा भारत को किस देश से मिलाता है। तो पहले हम लोग ध्यान देंगे, जो तुजु दारा है, तुजु दारा कहाँ पे है? तुजु दारा जो है मणिपुर में है। कहाँ है दोस्त? तुजु दारा जो है हमारा मणिपुर में स्थित है, और मणिपुर को क्या करता है? म्यांमार से मिलाता है। यानी कि भारत को मिलाने वाला, भारत को तुजु दारा किससे मिलाता है? तो म्यांमार से मिलाता है। और तुजु दारा कहाँ पे है दोस्तों? मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? मणिपुर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ओडिशा हो जाएगा हमारा क्या? सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करने वाला राज्य। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे वर्तमान समय में, यानी कि 2019-20 सॉरी 24-25 के बीच में बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश अभी सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन किया है। यानी कि लगभग मध्य प्रदेश जो है 33% मैग्नीज का उत्पादन किया है। यानी कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्तमान में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन कौन किया है? तो मध्य प्रदेश किया है। लेकिन पुराने समय में देखेंगे तो सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो ओडिशा करता है। दूसरा स्थान पे आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश आ जाता है। दूसरा स्थान पे मध्य प्रदेश जो उत्पादन किया था लगभग हमारा 27% के आसपास में ये मैग्नीज का उत्पादन किया था। और जो ओडिशा है, ओडिशा जो है अभी वर्तमान समय में 24% मैग्नीज का उत्पादन किया है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक जो अभी मैग्नीज है वो अभी ओडिशा के पास है। लेकिन वर्तमान समय में सबसे अधिक कहां से निकाला गया? तो मध्य प्रदेश से निकाला गया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन करने वाला जो राज्य है ओडिशा है, और वर्तमान समय में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन जो किया है मध्य प्रदेश किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अहमदाबाद शहर है ये इंग्लैंड के जितना ही क्या करते हैं? कपड़ा का उत्पादन करता है। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर जो क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा भारत का मानचित्र, और इसमें से देखिएगा इधर हो जाएगा अरेबियन सी, इधर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इधर कौन सी, यानी अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो हम लोग को पता है कि जो हमारा कावेरी हमारे यहाँ कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में गिरती है। तीस्ता नदी उधर से आती है और बंगाली खाड़ी में भी जाकर गिरती है। कृष्णा भी जाके बंगाली खाड़ी में गिरती है। एक बच गई नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहते हुए यानी कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है अनूपपुर जिला से, और उसके बाद क्या होती है? खंबाती खाड़ी से होते हुए जाके बंगाली खाड़ी में गिर जाती, सॉरी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ से? तो ये निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से, और उसके बाद अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला से निकलती है, जिसकी लंबाई, नर्मदा की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर होता है, 1312 किलोमीटर। और निकलती कहाँ से? तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर जाके कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर, चिली किस महाद्वीप का भाग है? चिली जो है किस महाद्वीप का भाग है? तो एशिया में नहीं है, उत्तरी अमेरिका में भी नहीं है, यूरोप में भी नहीं है, ये जो है दक्षिण अमेरिका का है। किसका भाग है ये? दक्षिण अमेरिका का, जिसकी राजधानी क्या है? चिली की जो राजधानी हो जाएगा, कहाँ जाएगा? सेंटियागो। कहाँ इसकी राजधानी है? चिली की सेंटियागो, दक्षिण अमेरिका का देश है। आगे देखेंगे हम लोग, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि एलिफेंटा का जो चट्टान काटकर मंदिर बनाया गया है, शिव जी का जो मंदिर बनाया गया है, ये किससे संबंधित है? यानी कि कौन बनवाया था इसको? तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूट बनवाया था। कौन बनाया था? राष्ट्रकूट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? राष्ट्रकूट के द्वारा 5वीं से 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। ये कहाँ पे है?
यानी कि एलिफेंटा का जो गुफा ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है दोस्त? महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई के पास में, यानी कि मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर करीब में स्थित है। धारापुरी एक द्वीप है, महाराष्ट्र में एक द्वीप है, इसका नाम क्या है? धारापुरी। धारापुरी में क्या है? स्थित है। धारापुरी मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसे क्या किया गया है, जो हमारा एलिफेंटा द्वीप है, सॉरी एलिफेंटा का जो चट्टान है, इसे मंदिर बनाया गया है, उसे क्या किया गया? यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया है। इसमें शामिल किया गया है, विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया है। कब शामिल किया गया था विश्व धरोहर में? तो 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा एलिफेंटा की गुफा को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है? तो 1987 ईस्वी में शामिल किया गया था। ठीक है, ये शिव जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? एलिफेंटा का जो गुफा है किसकी मंदिर है? तो शिव जी का मंदिर है। ठीक है, आइए हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में बिहार में जो किसान आंदोलन कराया गया था, ये कराया गया था स्वामी शहजादानंद के द्वारा। स्वामी शहजादानंद के द्वारा 1930 में बिहार में आंदोलन कराया गया था। लेकिन आंदोलन से पूर्व इन्होंने क्या किया था? 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में एक सभा का स्थापना की थी। इसका नाम था BPKS। BPKS के नाम जानते हैं, इसे बोलते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कराए थे। कौन कराए थे? तो स्वामी शहजादानंद। कब कराए थे? 1929 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन से पहले स्वामी शहजादानंद के द्वारा 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया गया था। तब जाकर 1930 ईस्वी में क्या कराया गया? बिहार में किसान आंदोलन करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम लोग। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोल्शेविक क्रांति को रूसी क्रांति के भी नाम से जानते हैं। और ये जो रूसी क्रांति जो करवाया था, कौन करवाया था? लेनिन करवाया था। कौन करवाया था दोस्त? लेनिन करवाया था। कब हुआ था? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। 7 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी आंदोलन के बाद क्या किया गया? USSR यानी कि सोवियत संघ का स्थापना किया गया था। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप किसका स्थापना हुआ? तो USSR यानी कि सोवियत संघ का स्थापना हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 7 नवंबर 1917 को हुआ था। किसके द्वारा कराया गया था? तो लेनिन के द्वारा कराया गया था। लेनिन क्या किया था? इसकी मृत्यु 1924 में हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, भारत में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। दोस्त कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान समय में भारत में कई गो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? बताइए, देखिए इसमें ऑप्शन दिया है 1967, 1969, 1968, 1971। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1969 में लगभग 14 बैंकों का क्या कराया गया था? राष्ट्रीयकरण कराया गया था। और आगे देखेंगे हम लोग। अच्छा, RBI का स्थापना कब हुआ था दोस्त? RBI का स्थापना आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि RBI का स्थापना कब कराया गया था। ठीक है, और इसका स्थापना कौन करवाया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन जो दिया गया इसका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है किस राज्य में है? भारत किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्त? हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी को जो स्थित है उसे हम लोग कहते हैं देवताओं की घाटी भी कहते हैं। कुल्लू को क्या कहते हैं? देवताओं की घाटी भी बोलते हैं। ये जो है ब्यास नदी के किनारे है। कुल्लू घाटी जो कहाँ पे है? तो ब्यास नदी के किनारे है, और इसे देवताओं की घाटी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बताइए, इसमें दिया है 4 गो महाजनपद का नाम दिया, वज्जी, सरसेन, वत्स्य, अवंती।
इसमें से बताइए कि जो उत्तरी बिहार में कौन सा स्थित था। तो वजी का राजधानी कहाँ होता है दोस्त? वजी का जो राजधानी होता है कहाँ होता है हमारा? तो वैशाली होता है। सरसन का राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, अवंती की राजधानी उज्जैनी। तो उज्जैनी तो भारत में बिहार में नहीं है। वत्स्य यानी कि मथुरा, सॉरी कौशाम्बी, और उसके बाद देखेंगे सरसन, मथुरा, ये भी बिहार में नहीं है। वजी जो है यानी कि वैशाली इसकी राजधानी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? उत्तरी बिहार में स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वजी था। ठीक है, 16 को महाजनपद में से आपको चुनना है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग बिहार के, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिहार के बिहार राज्य विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था? तो याद होगा दोस्त, 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। पेरियार नदी इनमें से किस राज्य में प्रवाहित होती है? किस राज्य में बहती है दोस्तों? पेरियार जो है केरल में बहती है। इसे हम लोग केरल के जीवन रेखा नदी के नाम से भी जानते हैं। पेरियार को केरल के जीवन रेखा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर जो क्वेश्चन है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सौंपी गई है, यानी कि जितना भी हमारा देखिएगा नैनो टेक्नोलॉजी वाला जितना भी शक्तियां है वो सब किसे सौंपा गया? तो केंद्र सरकार को सौंपा गया। किसे सौंपा गया दोस्त? केंद्र सरकार को सौंपा गया। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? यानी कि इसमें ऑप्शन दिया है स्वेज नहर, जिब्राल्टर जल संधि, बोनिफेसियो स्ट्रेट और मेसिना जल संधि। ध्यान दीजिएगा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? भूमध्य सागर में प्रवेश करने के लिए किसके माध्यम से प्रवेश किया जाएगा? तो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। किसके द्वारा? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है किन दो देशों को जोड़ता है? तो जोड़ने के जो कार्य करता है, जोड़ता है, तो याद रखिएगा स्पेन और मोरक्को को, स्पेन प्लस मोरक्को को जोड़ने का कार्य करता है। स्पेन जो है यूरोप का है, सॉरी एक मिनट, स्पेन जो है यूरोप का है और मोरक्को जो है अफ्रीका का देश। किसका देश है? अफ्रीका का। तो स्पेन और मोरक्को का जोड़ने का जो कार्य करता है कौन करता है? जिब्राल्टर जल संधि करता है। स्पेन और मोरक्को को कौन जोड़ता है दोस्त? तो जिब्राल्टर जोड़ता है। कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि। इसे हम लोग भूमध्य सागर के कुंजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गेहूं किस जलवायु की फसल है? ध्यान दीजिएगा, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो आप लोग इसमें देखते ही बता दीजिएगा, शीत जलवायु। ध्यान दीजिएगा, इसे शीत में तो बोया जाता है लेकिन काटा जाता है कब? इसको काटे कब हटाया जाता है? तो गर्मी के मौसम में। तो शीत में तो नहीं होगा, आर्द्र पूरा बरसात वाला मौसम में भी नहीं होगा। शुष्क यानी कि पूरा जहां पे बारिश नहीं है तो उस क्षेत्र में भी नहीं होगा। ये कहाँ होगा? शीतोष्ण, यानी कि जहां ठंडा और गर्म दोनों स्थान पाया तो वहां पे कौन सा खेती की जाती है? गेहूं की खेती की जाती है। यानी कि देखिएगा, हम लोग अक्टूबर नवंबर के महीने में क्या करते हैं? गेहूं की रुपाई करते हैं, गेहूं को बोया जाता है। उसके बाद देखिएगा अप्रैल या मई के महीने में क्या करते हैं? अप्रैल या मार्च के महीने में क्या करते हैं? इसे कटाई करते हैं। लेकिन ठंड गर्मी का मौसम आता है तो कटाई करते हैं, ठंडी का मौसम आता है तो इसकी रुपाई करते हैं। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। शीत प्लस उष्ण दोनों चाहिए इसके लिए। ठीक है, आगे देखिएगा, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद पूछा है दोस्त, इसे भंग कभी नहीं किया जाएगा। 6 वर्ष के लिए हो जाता है। कितने वर्ष के लिए हो जाता है? 6 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? बॉक्साइट, एल्युमिनियम, कहीं से एल्युमिनियम एक प्रकार का धातु है, चांदी धातु है, अभ्रक भी एक प्रकार के धातु है, लेड जो हो जाएगा यानी कि लेड पीबी जिसे शीशा बोलते हैं। शीशा क्या होता है? एक प्रकार के अधातु होता है। शीशा क्या होता है दोस्त? एक प्रकार के अधातु हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेड पीबी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र, एक सेकंड दोस्त, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र इनमें से किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर क्षेत्र बताइए, अंकलेश्वर जो क्षेत्र हमारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त? पेट्रोलियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जैसे देखिएगा, ये गुजरात का है, अगर पूछेंगे महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा? तो मुंबई हाई हो जाएगा, मुंबई हाई हो जाएगा। अगर वहीं पूछेंगे हम लोग
राजस्थान के पेट्रोलियम खनिज सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। राजस्थान और यूपी का जो हमारा पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ पाया जाता है या किसे कहा जाता है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं 21 नंबर जो क्वेश्चन है, लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा। लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, उसके बाद देखिएगा कापिली, ये सब किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की नदी है। किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कापिली सब किसकी सहायक नदी है दोस्त, तो ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। बूढ़ी दिहांग ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक है। आगे देखेंगे 32 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो सीसा और जास्ता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सीसा और जास्ता को कहा जाता है, क्योंकि जो दोनों खनिज है दोनों एक साथ पाए जाते हैं। दोनों कैसे पाए जाते हैं, एक ही स्थान पे पाए जाते हैं, यानी कि जहां पे हमारा सीसा मिलेगा वहीं पे जास्ता भी मिलता है, ठीक है। इसलिए हम लोग जुड़वा खनिज के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिएगा नील दर्पण के लेखक कौन, नील दर्पण के लेखक जो थे दीनबंधु मित्र थे। कौन थे, दीनबंधु मित्र थे। आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे, रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था, रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था दोस्त, तो इसको याद रखिएगा हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। हेनरी बेकरेल के द्वारा रेडियो धर्मिता का खोज किया गया था। आगे देखेंगे 25 नंबर जो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, सदिश राशि पूछ रहा है, समय, तापमान, दूरी, वेग, बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा वेग, ठीक है। वेग एक प्रकार के सदिश राशि है। आगे देखेंगे माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्त याद रखिएगा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है दोस्त, तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण क्या होता है, इसका रंग नीला दिखाई देता है। आगे देखेंगे मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ होता है, मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ होता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा हमारा रासायनिक नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट हो जाता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट हो जाता है। आगे देखेंगे CHO। तीस नंबर जो क्वेश्चन, किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, दोस्त याद होगा पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मोल का प्रयोग किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि के बारे में। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन है लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। लाइट डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है दोस्त, पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। सिस्मोग्राफ नहीं होगा क्योंकि भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब के लिए ना पाते हैं, उसी प्रकार पॉलीग्राफ जो जाएगा लाइट डिटेक्टर के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे घर्षण बल डैश कार्य करता है, घर्षण बल डैश कार्य करता है, तो ये क्या करता है, बल की दिशा के विरुद्ध में कार्य करता है। घर्षण जो बल होता है बल की दिशा के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा 35 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा विटामिन के की कमी के कारण कौन सा, विटामिन के की कमी के कारण निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन दिया है न्यूराइटिस, डिम्ब का अपरिपक्वता, गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का गठन, रक्त के थक्का जम जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्त का थक्का जम जाना क्या कहलाएगा दोस्त, हमारा विटामिन डी के कमी कारण होता है। अच्छा विटामिन ए की कमी से कौन सा कमी होगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, और विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, हमारा फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। देखिएगा विटामिन जो बी होता है, ये जो विटामिन बी होता है कितने प्रकार का होता है दोस्त, 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये, 8 प्रकार का होता है। आगे के वीडियो में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे
निम्न में से कौन सा इयोन संचरित विषाणु जनित रोग है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलती हो चुका है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा इयोन संचरित विषाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोलियो। ठीक है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पोलियो जो होता है इयोन संचारित विषाणु जनित रोग नहीं होता है ना, तो गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस, ये सब किसके कारण होता है, इयोन संबंधित रोग है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा, एक मिनट, आगे देखिएगा। भूकंप के किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? किन तरंगे में अनुप्रस्थ गति करती है? तो ये हो जाएगा हमारा एस तरंग है। अनुदैर्ध्य पूछेगा तो पी तरंग हो जाएगा, अनुप्रस्थ पूछेगा तो एस तरंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? ध्यान दीजिएगा, ओजोन को हम लोग O3 लिखते हैं, तो इसमें देखिएगा ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3 है। कितने हैं दोस्त? 3 है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है? शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा या शक्ति दोनों के ही कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, शक्ति कहते हैं या ऊर्जा कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को या कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा या शक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया दोस्त दोनों में होता है, रसधानी भी दोनों में हो जाएगा, लाइसोसोम यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों में हो जाएगा। लवक जो होगा सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्त? प्लांट में पाया जाता है। ये प्लांट के सबसे बड़ा कोशिकांगक है। प्लांट के सबसे बड़ा कोशिकांगक क्या है? प्लास्टिड यानी कि लवक। लवक को देखिए कैसे 3 वर्गों में बांटा गया है, लेकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग बायोलॉजी में मिल जाएगा, पढ़ाएंगे आगे चलकर। ये सब इसके ऊपर वीडियो बनाया भी गया है, जाकर चैनल पर देख सकते हैं। आगे देखेंगे 39 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, दहन, जलावन में, सांस लेने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्त? तो ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का। क्या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हैं? नहीं लेते हैं। हाइड्रोजन भी नहीं लेते, हीलियम भी नहीं लेते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानी में मुड़ा हुआ एक चम्मच निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? पानी में मुड़ा हुआ एक चम्मच निम्नलिखित में से किसका उदाहरण? देखिएगा, अपवर्तन में क्या होता है कि कोई वस्तु अगर पानी में है तो अपने अक्ष से मुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो प्रकाश की अपवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश की अपवर्तन के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है 0.03%। वर्तमान में हो चुका है दोस्तों 0.04% हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसे अभी हम लोग नोट्स में या कहीं भी देखते हैं किसी एग्जाम में तो 0.04%, 3% ही ऑप्शन देता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। कौन सा दोस्त? नाइट्रोजन। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन 78% है। ठीक है, आगे देखेंगे। द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? याद रखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। सियानता को क्या कहता है? द्रव में घर्षण को सियानता कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? ध्यान दीजिएगा, नोबेल गैस यानी कि सबसे हल्की गैस के रूप में किसे माना जाता है? हीलियम को माना जाता है। किसे माना जाता है? हीलियम को। ठीक है, आगे देखेंगे हीलियम, लिथियम भी आ जाएगा। आगे देखेंगे, विद्युत बल्ब आमतौर पर भरे होते हैं जैसे रासायनिक निष्क्रिय गैस से। किससे भरा होता है दोस्त? विद्युत बल्ब में, तो इसमें भरा होता है नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। ये सब किसमें भरे होते हैं? निष्क्रिय गैस और ये बल्ब में भरे होते हैं। ठीक है, देखिएगा बल्ब का जो टंगस्टन होता है, बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है, किसे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसे बना होता है दोस्त? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? यानी कि जिस कोयला में कार्बन ज्यादा रहेगा वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और एंथ्रासाइड जो कोयला होता है इसमें सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। सर्वाधिक कार्बन किसमें पाया जाता है? एंथ्रासाइड। उसके बाद आता है हमारा बिटुमेनस, फिर आता है लिग्नाइट, फिर आता है पीट।
फिट सबसे लो किस्म का कोयला होता है, और सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, सर्वाधिक कोयला यानी कि 80 से 85% कोयला एंथ्रासाइट में ही पाया जाता है, कार्बन। जहाजों के निर्माण और आवागमन किस पर आधारित है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत, समझ रहे ना, आर्किमिडीज सिद्धांत पर ये कार्य करता है, यानी कि जितना इसका आयतन हो जाएगा उतना क्या करेगा? गैस को बाहर फेंक देता है, समझ रहे ना, आर्किमिडीज सिद्धांत में। तो आगे देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर, आर्किमिडीज सिद्धांत हो जाएगा। आगे देखेंगे हमारे शरीर का पीएच रेंज कितना होता है? पीएच का अर्थ क्या होता है दोस्त? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच का अर्थ होता है। और देखिएगा एक मानव शरीर का जो पीएच का मान होता है यानी कि रेंज होता है 7 से 7.8 के बीच में होता है। पीएच स्केल का खोज कौन किया था? सोरेंसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सोरेंसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे सोरेंसन के द्वारा किया गया था। सोरेंसन एक व्यक्ति था, साइंटिस्ट था, इसके द्वारा इसका खोज किया गया, सोरेंसन के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे लिटमस बिलियन से प्राप्त होता है, बताइए, लिटमस बिलियन से प्राप्त होता है लाइकेन। क्या प्राप्त होता है? लिटमस बिलियन से क्या प्राप्त होता है दोस्त? लाइकेन से लाइकेन प्राप्त होता है। ठीक है, लिटमस में देखिएगा, लिटमस क्या करता है कि किसी वस्तु के अम्लीयता एवं क्षारीयता मापने में उसका उपयोग किया जाता है। अम्लीयता एवं क्षारीयता मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिएगा अम्ल, अम्ल को कहा जाता है अनिल, अनिल, समझ रहे ना, अनिल मतलब अम्ल नीला को लाल कर देता है, अम्ल नीला लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल करता है। एक होता है क्षार, क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, समझ रहे ना। अम्ल, अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल करेगा, और क्षार क्या करेगा? लाल को नीला करता है, छलनी बोलते हैं, समझ रहे ना। आगे देखते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन हृदय की समस्या की पहचान करने में सहायता करता है? हृदय के लिए आप लोग पता है ईसीजी का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था दोस्त? ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का 50 नंबर जो क्वेश्चन होगा, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण मापने का इकाई क्या है दोस्त? ध्वनि जो प्रदूषण होता है ये किसके द्वारा मापा जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा इसमें जूल भी नहीं होगा, जूल से ऊर्जा मापा जाता है, न्यूटन से बल मापा जाता है, डेसिबल इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? डेसिबल जो होगा क्या हो जाएगा? इसे ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। एक और हम क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा आज का 51 नंबर जो क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? बड़ी आंत, हृदय, रक्त या धमनियां। हृदय से सांस वगैरह लेने में प्रयोग करते हैं, रक्त, धमनियां, ये सब क्या हमारे परिसंचरण तंत्र में इसका प्रयोग किया था। लेकिन जो बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत का प्रयोग परिसंचरण में नहीं किया जाता है, बात समझ रहे ना, परिसंचरण में भाग नहीं लेता है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऐसा सीरीज हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे तक आपको मिल जाएगा, डेली एक वीडियो मिलेगा जिसमें बिहार पुलिस स्पेशल के लिए प्रैक्टिस डेली करवाया जाएगा, 50 क्वेश्चन का प्रतिदिन करवाया जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट कल 8 बजे करीब में शाम को आ जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, आज इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।